वेलकम टू आवर चैनल। ऑलरेडी हमने रेलवे एलपी के लिए जनरल साइंस का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे हम बेस्ट 1000 जनरल साइंस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और ये जो 1000 यहाँ पे जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस लिए गए हैं 2018 से रेलवे ने जितने भी एग्जाम लिए हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एलपी का हो, जेई का हो, एनटीपीसी का हो, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है ये बेस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो इसी तरह क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम में देखने भी मिलेगा, क्योंकि रेलवे जिस तरह क्वेश्चन बनाता है उसी तरह क्वेश्चंस जो है हमने बेस्ट 1000 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लिया है और सारे क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस करें और हर दिन आपके लिए जो है यहाँ पे वीडियो लाया जा रहा है। इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाया है उन सारे वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है, जहाँ पे जाके उन सारे वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आज हम कोशिश करेंगे कि 30 से 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिटेल में डिस्कस आपके साथ किया जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, तो इनमें से कौन से एलिमेंट में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इट इज़ द ओनली एलिमेंट दैट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। तो इसके न्यूक्लियस में जो है कोई भी न्यूट्रॉन जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अगर हम हाइड्रोजन में देखें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक जो है प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजन एटम जो है अगर हम देखें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्ट पेस मेकर, तो हार्ट पेस मेकर जो है, पहले पेस मेकर के बारे में जान लेते हैं। पेस मेकर बेसिकली क्या करता है, पेस मेकर आर यूज टू स्टिमुलेट द रेगुलर हार्ट बीट। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको रेगुलर हार्ट बीट नहीं होता, जिसकी वजह से जो है उनके हार्ट में जो है पेस मेकर लगाया जाता है। तो इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया जाता है हार्ट पेस मेकर में? तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3, प्लूटोनियम। अब प्लूटोनियम क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हार्ट पेस मेकर जो है ये पेस मेकर का एक जो है यहाँ पे डिमेरिट ये था, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल पेसमेकर होते हैं इनके बैटरीज का एक लिमिटेशन था। यहाँ पे जो बैटरीज के लिए जो भी एलिमेंट यूज़ किया जाता था उसका एक लाइफ टाइम होता था कि हाँ 15 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स 10 ईयर्स, ऐसा जो है उसका लिमिटेशन होता था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता था। तो यहाँ पे क्या किया गया, प्लूटोनियम को जो है यहाँ पे फाइनली यूज़ किया गया विथ हाफ लाइफ ऑफ 87.7 ईयर्स। और ये जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है प्लूटोनियम का यहाँ पे यूज़ किया जाता है अल्टरनेटिव में इसके पेस मेकर के बैटरी के तौर में। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा यूज़ किया जाता है हार्ट के पेस मेकर में, तो ये प्लूटोनियम यूज़ किया जाता है। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय, तो अगर सैंड और नेफ्थलीन का जो है ये मिक्सचर है इसे कैसे सेपरेट किया जा सकता है? तो इसे जो है सब्लिमेशन से जो है सेपरेट किया जा सकता है। नेफ्थलीन जो है ये क्या होता है, ये सबलाइम हो जाता है ऑन हीटिंग, जैसे ही हीट किया जाता है तो ये जो है बेसिकली सबलाइम जो है ये हो जाता है। तो जैसे ही मिक्सचर को हीट किया जाएगा वैसे ही जो है नैफ्थलीन जो है ये वेपर जो है ये फॉर्म हो जाएगा और सैंड ही बचेगा। तो इसी तरह जो है इसके मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है। मोटार इज मिक्सचर ऑफ, तो मोटार जो है बेसिकली किसका किसका मिक्सचर है? तो मोटार जो है ये लाइम, सैंड और वाटर का जो है ये मिक्सचर है। बिल्डिंग बनाते वक्त जो भी मोटार जो है बनाए जाते हैं सबसे पहले, तो ये जो मोटार है तो यहाँ पे मोटार बनाया जाता है, लाइम, सैंड और वाटर को जो है ये मिक्स करके मोटार बनाया जाता है। उसके बाद ब्रिक्स और मोटार के थ्रू जो है ये बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। तो मोटार जो है ये लाइम, सैंड एंड वाटर का जो है ये मिक्सचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस इन्वॉल्व बोथ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इवापोरेशन किया जाता है, उसके बाद कंडेंसेशन जो है ये किया जाता है। इवापोरेट होता है तो ये वाटर वेपर फॉर्म होता है, उसके बाद जो है ये कंडेंस होके फिर जो है ये लिक्विड फॉर्म होता है। तो इवापोरेशन भी है, इसमें कंडेंसेशन भी है, तो इसका सही जवाब है ये है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड एज रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है और इसका जो रिवर्स है ये बेसिकली है इवापोरेशन। इवापोरेशन में हम क्या करते हैं, इवापोरेशन में फॉर एग्जांपल वाटर को अभी हमने डिस्कस किया, तो वाटर को हम हीट करते हैं, ठीक है, और वाटर को हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, ये वाटर वेपर फॉर्म होता है। और यही वाटर वेपर जैसे ही थोड़ा सा जो है ये कूल हो जाता है तो ये वाटर वेपर लिक्विड में फॉर्म हो जाता है और इसे जो है हम कंडेंसेशन कहते हैं और इसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो कंडेंसेशन के जो ऑपोजिट होता है ये है होता है इवापोरेशन। वेरिएबल वैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय, तो वेरिएबल वैलेंसी जो है ये किनके द्वारा जो है बेसिकली एग्जिबिट किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा जो है वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट किया जाता है। कुछ कुछ जो है एलिमेंट्स का नाम बिल्कुल आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, टीन हो गया, दे बेसिकली एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। नोट डाउन कर लें, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, टीन, ये जो है दे एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। तो एलिमेंट का नाम भी यहाँ पे
दिया जा सकता है। दे बेसिकली शो वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट विद डिफरेंट कंपाउंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम द ह्यूमन फीड डू ट्रेन डॉग ट्रैक पीपल। तो बहुत बार आपने देखा होगा कहीं पर अगर चोरी हुआ तो उसके बाद जो है ये जो ट्रेन डॉग्स हैं ये स्मेल करते 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 जो है वो इंसान तक पहुंच जाता है। तो बेसिकली जो फीट हमारा जो फीट है यहाँ से रिलीज होता है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड और साथ में स्वेट। बस इसको ट्रैक करते करते से स्मेल करते करते जो है ये पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंच जाते हैं और हर एक इंडिविजुअल जो इंसान है उसका जो है ये अलग जो है ये स्मेल होता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेस फेनोमेना। तो इनमें से कौन सा जो है ये सरफेस फेनोमेना है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 इवापोरेशन। इवापोरेशन को सरफेस फेनोमेना क्यों कहा जाता है। तो इवापोरेशन जब होता है तो यहाँ पे क्या होता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है, ये सबसे पहले जो है ये एयर में डिसिपेट हो जाते हैं। जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, दे फर्स्ट डिसिपेट इनटू एयर। तो टॉप मोस्ट लेयर से जो है ये लिक्विड का यहाँ से जो है इवापोरेशन जो है ये स्टार्ट होता है, इसीलिए जो है इसे सरफेस फेनोमेना कहा जाता है। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। तो इनमें से कौन सा जो है मेटल जो है रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सारे जो है ये नेटिव जो है ये मेटल हैं और ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अलग और मेटल अगर हम देखें जैसे आयरन हो गया, ऑब्वियसली दे रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, उसके बाद उसमें आप देखेंगे रस्टिंग लग जाता है, धीरे धीरे कोरोजन उसमें आ जाता है। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो जो नेटिव मेटल्स हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, फ्री स्टेट में ये जो है पाए जाते हैं। ऐसे फ्री अगर हम देखें तो फ्री स्टेट में अवेलेबल हैं और साथ में ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सारे नेटिव जो है मेटल हैं और ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। तो कौन सा पॉलीमर को इसमें बेसिकली यूज़ किया जाता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। तो इसका जो सही जवाब है ये है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट को बेसिकली यहाँ पे काम में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन बनता है फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट जो है केवलर को भी यूज़ किया जाता है, KEVLAR, ठीक है। तो ये भी याद रखना, केवलर को भी जो है ये यूज़ किया जाता है। तो पॉलीकार्बोनेट को बेसिकली इस मटेरियल को, इस पॉलीमर को बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। कोलोइडल पार्टिकल आर सीन कंटिन्यूअस इन जिगजैग पाथ इन। तो अगर आपने ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ा होगा तो यहाँ पे बिल्कुल आपने ये पढ़ा होगा कि जिगजैग मूवमेंट में जो है अगर जो माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं ये फ्लूइड्स में ये मूव करते हैं कंटिन्यूअसली, और ये जो है कंटिन्यूअसली मूव करते हैं क्योंकि कॉलिजन होता है, ठीक है। कॉलिजन जो है ये होता है फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है, मीडियम, एंड इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, और इसे जो है ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। ओजोन कंसिस्ट ऑफ, तो ओजोन जो है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑक्सीजन। यहाँ पे और भी क्वेश्चन बनता है जैसे ओजोन जो है ये ट्राई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बना है पहले। तो ध्यान रखना ओजोन जो है ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इट कंटेन्स 3 ऑक्सीजन एटम्स, और ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला है ये है O3, ठीक है। तो O3 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एटम्स ये प्रेजेंट होते हैं, एंड ओजोन इज बेसिकली ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ओनली जो है इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर हम देखें 9-10 के एनसीईआरटी से ही बनते हैं जनरल साइंस में, रेलवे में। तो ये सिंपल डेफिनेशन ही ले लिया गया है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एटम। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़े या न्यू एनसीईआरटी से। ओल्ड एनसीईआरटी से आप बेसिकली पढ़े क्योंकि न्यू एनसीईआरटीज़ में कुछ जो है यहाँ पे चैप्टर्स को हटा दिया गया, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि जब ये हटा नहीं था तब के अब जो नया आया है, नया एनसीईआरटीज़ के जो बुक्स आए हैं इसमें जो हटा दिए गए हैं तब से कोई भी रेलवे का एग्जाम बेसिकली नहीं हुआ है। तो ओल्ड एनसीईआरटी के बुक से भी आप सारे ही जो है चैप्टर्स को बिल्कुल पढ़ लें, अभी सफिशिएंट टाइम है, बहुत डिटेल में पढ़ लें। और यहाँ पे हम ऑलरेडी आपके लिए जो है बेस्ट 1000 जो है क्वेश्चंस जो कि रेलवे ने पूछा है ऑलरेडी अलग अलग पेपर्स में, उसी तरह के क्वेश्चंस को ही हमने यहाँ पे आपके लिए बनाया है, या फिर उन क्वेश्चंस को भी डायरेक्टली यहाँ पे आपके लिए हमने लाया है ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं कि समझ में आ जाए कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, उसी तरह आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द नोबल गैस इज हेवीएस्ट। तो इनमें से कौन सा नोबल गैस जो है ये सबसे ज़्यादा हेवी
होता है, हेवीएस्ट पूछा गया है, तो ये है रेडॉन। रेडॉन जो है इट इज़ द हेवीएस्ट नोबल गैस। अब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि कह रहे हैं कि जो 1000 यहाँ पे बेस्ट आपने जनरल साइंस का जो क्वेश्चन बनाया है सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद 2018 के बाद रेलवे ने जितने एग्जाम्स लिए हैं तो इनको भी उनमें चाहिए, क्योंकि 20 नंबर का यहाँ पे जनरल साइंस पूछे जाने वाले हैं और 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पूछे जाने वाले हैं। और अगर 75 क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें से ये 30 क्वेश्चन जो है इनमें इनको करने में सबसे ज़्यादा कम टाइम भी लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छा से अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह का रेलवे क्वेश्चन पूछता है। सारे एनालिसिस करने के बाद जो इन क्वेश्चंस को बनाया गया है, बहुत सारे अगर आप देखेंगे टीचर्स जो है ये जनरल अवेयरनेस जो है ये कवर अप यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जनरल साइंस में ही सबका फोकस है। लेकिन जनरल अवेयरनेस को भूलना मत, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। 5696 ही वैकेंसी है, 5696 वैकेंसी है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है पिछले बार से। और 5 साल में एक ही बार जो है वैकेंसी जो है आ रहा है। आपको भी पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ है, इसीलिए जो है जनरल अवेयरनेस भी बिल्कुल यहाँ पे 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस भी डाल दिया है हमने, और बेस्ट 1000 जनरल साइंस भी आपके लिए इंक्लूड यहाँ पे कर दिया है, और वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में, ठीक है। दोनों ही आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करके आप मेल आईडी और फ़ोन नंबर भरने के बाद जैसे ही 99 रुपीज़ पे करते हैं उसके बाद आपके मेल आईडी में ये भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बेस्ट 1000 जनरल साइंस और बेस्ट 1000 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको MCQ और उसका आंसर मार्क रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वहाँ पे नहीं दिया होगा, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन इन क्वेश्चंस को अगर एक बार आप एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो एटलीस्ट आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है रेलवे पूछता है। और कम से कम रेट भी हमने रखा है 99 रुपीज़ रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 99 रुपीज़ रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके, अच्छे से प्रिपेयर कर सके। इसका रेट और भी ज़्यादा रखा जा सकता था, ठीक है, 399 भी रखा जा सकता था, लेकिन कम से कम जो है रखा गया ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। और ये कॉस्ट हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये जो इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको एनालिसिस करके बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बुकलेट लेना है, अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जहाँ से ले सकते हैं। अगर नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो के थ्रू भी इन सारे क्वेश्चंस को जो है कवर कर सकते हैं। हम यहाँ पे वीडियो जो ये रोज़ वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए जनरल साइंस का MCQ, यहाँ पे हम हर दिन आपके लिए अपलोड भी करते रहेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में भी कवर अप कर देंगे जनरल साइंस का। तो आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज, तो एंटी फ्रीज के तौर पे जो है ये ग्लाइकॉल एंड वाटर को जो है यूज़ किया जाता है। जो रेडिएटर्स हैं ऑटोमोबाइल्स के, यहाँ पे एंटी फ्रीज के तौर पे ग्लाइकॉल एंड वाटर जो है यूज़ किया जाता है, खास करके जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे, तो यहाँ पे जो फ्यूल है वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो एंटी फ्रीज के तौर पे यहाँ पे ग्लाइकॉल एंड वाटर को यूज़ किया जाता है। पोटैटो चिप्स आर स्टोर्ड इन विच गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, तो पोटैटो चिप्स जो हैं दे आर स्टोर्ड इन नाइट्रोजन गैस। जो भी यहाँ पे पोटैटो चिप्स के जो भी पैकेट खरीदते हैं इसके अंदर जो गैस होता है ये कोई नॉर्मल गैस नहीं होता, ये बेसिकली नाइट्रोजन गैस होता है। और ये नाइट्रोजन गैस जो है ये पोटैटो चिप्स को ख़राब होने से जो है बचाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है क्योंकि उसमें ऑयल और फैट्स प्रेजेंट होता है, जिसके बाद उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन गैस उसमें प्रेजेंट हो तो ये ख़राब नहीं होता है। तो ये जो पैकेट्स आप खरीदते हैं इसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस जो है ये फील होता है जिसमें पोटैटो चिप्स होते हैं। मर्क्यूरी कैन नॉट फॉर्म एमलगम विथ, तो मर्क्यूरी अगर आप देखें तो लगभग सारे ही एलिमेंट के साथ जो है यहाँ पे ये एमलगम जो है फॉर्म करता है। बहुत सारे मेटल्स के साथ जो है ये एमलगम फॉर्म करता है, लेकिन कुछ जो है ऐसे मेटल्स हैं जिनके साथ फॉर्म नहीं करता है। नोट डाउन कर लें, आयरन, प्लैटिनम और टंगस्टेन, इसके साथ जो है ये एमलगम फॉर्म नहीं करता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लैटिनम, प्लैटिनम के साथ ये एमलगम फॉर्म नहीं करता, आयरन के साथ नहीं करता, टंगस्टेन के साथ नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, इन तीन जो हमने आपको मेटल बोला इसके साथ एमलगम क्यों नहीं फॉर्म कर पाता है, बाकी सब सारे जो है मेटल्स के साथ क्यों कर लेता है? क्योंकि जो मेटलिक बॉन्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इनके, ठीक है, जिसके वजह से जो है मर्क्यूरी जो है डिफ्यूज़ नहीं कर पाता है, इसी वजह से इनके साथ एमलगम फॉर्म नहीं होता है। तो आयरन का अगर कोई कंटेनर है उसमें भी मर्क्यूरी रखा जा सकता है। प्लैटिनम तो वैसे बहुत ज़्यादा महंगा है तो प्लैटिनम का तो कोई कंटेनर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कंटेनर के बात नहीं है। अगर प्लैटिनम हम देखें तो इसके साथ ये एमलगम फॉर्म नहीं करता है, और आयरन के कंटेनर में रखा जा सकता है मर्क्यूरी, ठीक है। टंगस्टेन जो है इसके साथ भी ये एमलगम फॉर्म नहीं करता है क्योंकि इनका मेटलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और मर्क्यूरी इन्हें डिफ्यूज़ नहीं कर सकता। द लॉ ऑफ ट्रेड वॉज गिवन बाय, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रेलवे के एग्जाम पूछा गया है, तो ये जो है डोबिनियर ट्रेड के भी नाम से इसे जाना जाता है, तो JW डोबिनियर के द्वारा ये दिया गया था। डोबिनियर ट्रेड्स कुड
आइडेंटिफाई ओनली, तो उस टाइम अगर हम देखें तो डोमिनर्स ने जो है 3 ट्रेड्स को ही सिर्फ आइडेंटिफाई इन्होंने जो है ये किया था। 3 ट्रेड्स को ही इन्होंने बेसिकली आइडेंटिफाई किया था। कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, नोट डाउन कर ले डोमिनेट्स जो ट्रेड्स हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है, कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो है डोमिनेट ट्रेड्स हैं। तो इन्होंने 3 जो है ट्रेड्स को उस समय आइडेंटिफाई किया था। बाद में और भी ट्रेड्स जो है आइडेंटिफाई हुए थे, जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये भी जो है डोमिनेट्स ट्रेड के अंदर आते हैं। तो ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं, इनको डिटेल में बिल्कुल पढ़ लेना। लेकिन उस समय उन्होंने जो है 3 ट्रेड्स को ही सिर्फ आइडेंटिफाई जो है ये किया था। कैटलिस्ट इज सब्सटेंस विच, तो कैटलिस्ट जो है ये बेसिकली क्या करते हैं, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का ये केमिकल रिएक्शन में क्या रोल रहता है कि केमिकल रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं लाते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को ये इंक्रीज कर देते हैं। तो ये सब आप नोट डाउन करते रहें। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने मिलेंगे। सो प्रिपेयर हार्ड, बहुत ज़्यादा टाइम है। साथ में अगर आपको बुकलेट भी लेना है तो वो भी ले सकते हैं। 1000 क्वेश्चंस आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कम से कम टाइम में, और प्रिपरेशन के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के जो क्लास 9-10 के बुक्स हैं, इसमें चैप्टर वाइज सारे को डिटेल में पढ़ लें। कम वैकेंसी है, कंपटीशन तो बहुत टफ होने वाला है, लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपका सिलेक्शन होना ही है। ठीक है, तो आप बुकलेट्स भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और कम से कम टाइम में इन सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद समझ कर भी बिल्कुल आप इसी तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइसोटोप यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो आइसोटोप जो है किसे यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो इसका जो सही जवाब है ये है U-235। तो यूरेनियम का ये आइसोटोप है, यूरेनियम 235। नेचुरली ऑकरिंग जो है ये आइसोटोप है, और इसे यूज़ किया जाता है क्योंकि इजीली जो है ये स्प्लिट हो जाता है और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आइसोटोप विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज बेसिकली U-235 या फिर यूरेनियम 235। मेटल ऑक्साइड्स आर यूजली, तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिकली एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये बेसिकली अगर हम देखें सो दे आर बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटलिक ऑक्साइड भी पूछा गया है इसी तरह। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने कवर अप किया है, आगे भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन अभी डिस्कस करते हैं मेटलिक ऑक्साइड्स। तो मेटलिक ऑक्साइड्स जो हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, और याद रखना नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो मेटलिक ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो ये सॉल्ट एंड वाटर जो है ये फॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डैश पाथ, तो कौन से पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ये सर्कुलर पाथ में जो है रिवॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ने का। आगे हमने जो है बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में भी डिस्कस किया था पार्ट 1 में, इससे पहले जो वीडियो आया था। उसके बाद जे थॉमसन जो मॉडल प्लम पडिंग मॉडल लाए थे, ये सारे को डिटेल में पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो सर्कुलर पाथ में जो है ये मूव करते हैं, इसका सही जवाब है सर्कुलर पाथ। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। All the 4 quantum numbers of 2 electron in an atom are not the same. The law, it is the law of. तो देखिए ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड 10 नहीं है, ये जो है ये क्वेश्चन जो है 11-12 का जो है एनसीईआरटी से लिया गया। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन जनरल साइंस से है, तो अगर आप उसमें 19 भी स्कोर कर रहे हैं, अगर एक आध क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर एक एग्जाम में होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ वहाँ से दे दिया जाता है, टफ क्वेश्चन है तो उसमें आपको तुक्का नहीं लगाना है। तो ये उसका एक सटीक एग्जाम्पल है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने जो है यहाँ भी इंक्लूड किया है आपको बताने के लिए कि देखिए ये जो है ये क्वेश्चन जो है बेसिकली 11 या 12 का जो है ये 12th के बुक में जो है ये दिया गया है, ये क्लास 10 का बुक में नहीं है। इसका सही जवाब है ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। और इसी तरह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ लेना, प्रिंसिपल के बारे में, और होल्म्स रूल के बारे में पढ़ लेना। बाकी एवोगाड्रो लॉ तो दिया गया है, लेकिन इन तीनों के बारे में भी पढ़ लेना, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन भी अगर पढ़ के रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आप इस तरह क्वेश्चन 1-2 जरूर रहेंगे जनरल साइंस में, अगर आपको नहीं आता है तो तुक्का लगाने का जरूरत नहीं है, तुक्का से गलत हो सकता है, आपको सही करके आना है ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो। इसीलिए इस तरह क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है 1-2, ताकि आपको समझ में आ जाए। टूथ एनिमल इज मेड ऑफ, तो टूथ एनिमल जो है यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं। टूथ एनिमल्स जो है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी पूछा गया है, कौन सा है, तो ये जो है एनिमल है। टूथ एनिमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आप ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे में बन चुका है। तो टूथ एनिमल जो है किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। जो हमारा टूथ है उसका जो आउटर लेयर है ये एनिमल है, ये हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। तो
तो ये भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। कमर्शियल नाइट्रिक एसिड हैज़ ए ब्राउन कलर ड्यू टू द डिजॉल्व। तो कमर्शियल जो नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, नाइट्रस डाइऑक्साइड जो है डिजॉल्व किया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है ये ब्राउन कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाइट्रस डाइऑक्साइड जो है इसमें डिजॉल्व किया जाता है जो कमर्शियल नाइट्रिक एसिड है। और सिर्फ नॉर्मल अगर लैब में देखें नाइट्रिक एसिड का कलर क्या होता है, वाइट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जो कमर्शियल जो नाइट्रिक एसिड होता है ये ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू डिजॉल्व नाइट्रस डाइऑक्साइड। डीनेचर्ड अल्कोहल इज, तो डीनेचर्ड अल्कोहल जो है ये बेसिकली कौन से अल्कोहल को कहा जाता है, डीनेचर्ड अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल जो है ये डीनेचर्ड अल्कोहल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉर्डरलाइन एलिमेंट, तो इनमें से बॉर्डरलाइन एलिमेंट जो है मेटलॉइड्स को ही बॉर्डरलाइन एलिमेंट कहा जाता है। तो टेलोरियम जो है इनमें से जो है ये बॉर्डरलाइन एलिमेंट है। जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे बॉर्डरलाइन एलिमेंट नहीं है, मेटलॉइड्स नहीं है। बेसिकली बॉर्डरलाइन एलिमेंट्स आर बेसिकली मेटलॉइड्स। तो टेलोरियम हो गया, इसी तरह बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे भी जो हैं ये मेटलॉइड्स हैं, ये सारे भी बॉर्डरलाइन एलिमेंट्स हैं। अब एक एग्जांपल ऐसा भी है पोलोनियम। क्लास स्टैंडर्ड 10 तक अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि 6 मेटलॉइड्स हैं, 6 बॉर्डरलाइन एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर 11-12 के अगर हम एनसीईआरटी पढ़े तो यहाँ पे पोलोनियम भी दिया गया है कि पोलोनियम भी जो है ये बॉर्डरलाइन एलिमेंट है। तो ये बिल्कुल आप नोट डाउन कर सकते हैं कि पोलोनियम भी जो है ये बॉर्डरलाइन एलिमेंट है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और भी वीडियोस आते रहेंगे और रेगुलर जो है हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर कर दें, और रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे जनरल साइंस के, ताकि आप जनरल साइंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।